नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। किसानों का आंदोलन 15वें दिन भी जारी है। इससे पहले किसानों ने नए कृषि कानूनों पर मोदी सरकार के नए प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और कानून रद्द नहीं किए जाने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा की है। किसान संगठनों ने बुधवार को कहा है कि 14 दिसंबर से उनका आंदोलन और जोर पकड़ेगा। दिल्ली से जाने वाली सभी हाईवे को बंद करने की घोषणा की गई है और अधिकतम टोल प्लाजा को भी नहीं चलने दिया जाएगा। सरकार ने किसानों को भेजे प्रस्ताव में कहा था कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, सरकार एमएसपी को जारी रखेगी। सरकार इस पर लिखित आश्वासन देगी। मंडी कानून एपीएमसी में बड़ा बदलाव होगा। प्राइवेट प्लेयर्स को रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान को कोर्ट जाने का हक होगा। किसान और कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट की 30 दिन के भीतर रजिस्ट्री होगी। किसान की कुर्की नहीं होगी। सरकार ने यह भी कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ में पहले से ही किसानों की जमीन की बिक्री, लीज और गिरवी रखने पर पाबंदी है। सरकार ने कहा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के मामले में किसानों की जमीन जब्त नहीं कर सकता है। सरकार ने कहा है कि अगर इसमें किसानों के पक्ष में कुछ और करने की जरूरत होगी तो किया जाएगा। किसानों के अनुसार सरकार के इन संशोधन प्रस्तावों से किसानों की चिंताएं दूर नहीं हो रही हैं। सरकार के साथ चल रही बातचीत में किसान प्रतिनिधि मंडल में कविता कुरंगती एकमात्र महिला हैं। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा है कि मसला किसी एक संशोधन का नहीं है। समस्या ये है कि सरकार भारतीय कृषि को जिस दिशा में ले जा रही है वो ठीक नहीं है। किसानों के हितों से हटाकर खेती को कॉरपोरेट के हवाले करने की साजिश है। अगर सरकार इतने संशोधन के लिए तैयार है तो कानून ही वापस क्यों नहीं लेती है। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने बुधवार को दावा किया कि 3 नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर जारी किसान विरोधी प्रदर्शनों के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। उन्होंने कहा कि पहले संशोधित नागरिकता अधिनियम यानी सीएए और एनआरसी को लेकर मुसलमानों को गुमराह किया गया, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुआ और अब किसानों को बताया जा रहा है कि नए कानूनों के कारण उन्हें नुकसान होगा। उन्होंने कहा जो आंदोलन चल रहा है वह किसानों का नहीं है, इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। बता दें, इससे पहले हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी आंदोलन को चीन पाकिस्तान से जोड़ा था। तो वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और सुशील मोदी ने आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग को देख लिया था। प्रधानमंत्री मोदी आज 12:30 बजे देश के नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। हालांकि इसके निर्माण को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अदालत ने अभी केवल आधारशिला रखने की इजाजत दी है, निर्माण कार्य शुरू करने की नहीं। केंद्र सरकार ने कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना देता तब तक सरकार किसी भी तरह के निर्माण या तोड़फोड़ के काम को अंजाम नहीं देगी। बता दें, नई संसद बनाने की योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 10 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। इसमें से एक याचिका पूरे प्रोजेक्ट के निर्माण और जमीन के इस्तेमाल पर आपत्ति दर्ज करते हुए दायर की गई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर गौरीहार थाना क्षेत्र के एक गांव में 2 लोगों ने कथित तौर पर खाना छूने पर 25 साल के दलित युवक देवराज की कथित रूप से पिटाई की, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। देवराज अनुरागी के परिवार के अनुसार गांव के 2 लोगों ने देवराज को पास के खेत में पार्टी के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि देवराज जब 2 घंटे बाद घर लौटा तो उसने परिवार को अपनी आपबीती बताई कि उसके खाना छूने पर अभियुक्तों ने उसकी जमकर पिटाई की और उसके कुछ देर बाद ही सीने में दर्द होने के बाद उसकी मौत हो गई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव ने क्वाड गुट पर सख्त टिप्पणी करते हुए भारत को चीन के खिलाफ पश्चिमी देशों की लगातार आक्रामक और छलपूर्ण नीति में एक मोहरा बताया है। रूसी मंत्री ने कहा कि पश्चिमी मुल्क भारत के साथ रूस के करीबी संबंध को भी कमजोर करना चाहते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने रूसी विदेश मंत्री के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि रूस ये चिंता चीन से अपनी करीबी ताल्लुकात की वजह से जता रहा है। भारत में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति के लिए मिले 3 आवेदनों पर विचार कर रही विशेषज्ञों की समिति ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक से और डेटा मांगा है। समिति ने कंपनियों से कहा कि वो अभी चल रहे अपने क्लिनिकल ट्रायल्स का लेट स्टेज सेफ्टी और प्रभाव से जुड़ा अतिरिक्त डेटा भेजें। वहीं अमेरिकी फर्म कंपनी फाइजर ने अपना डेटा पेश करने के लिए और वक्त मांगा है। हिंदी जगत के मशहूर कवि और लेखक मंगलेश डबराल का बुधवार को निधन हो गया। साहित्य अकादमी विजेता डबराल को कोरोना वायरस और निमोनिया की चपेट में आने के बाद एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 72 वर्षीय दिग्गज कवि को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ थी और वेंटिलेटर पर रखा गया था, मगर उन्हें बचाया नहीं जा सका।
भारत में एक दिन में 31,522 से अधिक नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 412 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 97,67,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,41,000 से ज्यादा हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 3,72,000 से अधिक हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।